जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है रशिया यूक्रेन वार। जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत हम विश्व की जो भू राजनीति है किस प्रकार से प्रभावित हो रही है उसे हम जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से समझेंगे। रशिया यूक्रेन वार आज लगभग 34वां दिन है और रशिया और यूक्रेन के मध्य में विध्वंसक वार जारी है। वास्तव में यदि हम यूक्रेन को देखें तो आप ये देख सकते हो, ये वाली जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, हाईलाइट कर रखा है मैंने। इसमें आप जो देख रहे हो ये जो यूक्रेन है, ये इसकी राजधानी है कीव। यूक्रेन के उत्तर में आप देखो तो ये जो है बिल्कुल उत्तर में बेलारूस है, मीन्स बेलारूस। जस्ट इसके यदि आप पूर्व की पश्चिम की बात करो तो ये जो पोलैंड है, पोलैंड देश है। इसके नीचे आप देखो रोमानिया के नीचे आप बिल्कुल साउथ में आओगे तो ये जो क्रीमिया है जिस पर 2014 के अंतर्गत रशिया ने अधिकार कर लिया था। क्रीमिया के नीचे आप देख रहे हो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी। और थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं तो ये अजोव सी है, ठीक है। और ये वाला जो इलाका लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इधर आपका रशिया है। जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो इधर विश्व के मानचित्र में देखें तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये रशिया है और ये आपका यूक्रेन है। यदि हम रशिया को देखें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% लैंड मास है वो रशिया के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश है। 11 टाइम जोन यहाँ पर है। इसकी जो कोस्ट रेखा है वो लगभग 36,000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं वो रशिया की विभिन्न देशों के साथ में लगती हैं। अब हम जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत सबसे पहले बात करें, आपको पता होगा कि नाटो की स्थापना है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 के अंतर्गत नाटो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य देश हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पश्चिमी और यूरोपियन कंट्रियां हैं वो इसमें शामिल हैं। यूएसएसआर सोवियत संघ है, इसमें 30 दिसंबर 1992 25 दिसंबर 1992 को सोवियत संघ का विभाजन हो गया था। और इसमें कुल 15 देश हैं: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, यूक्रेन व उज्बेकिस्तान। ये आप इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन देख रहे हो। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज हम यूक्रेन के लिए ये कह सकते हैं कि जब यूक्रेन जल रहा है, बिल्कुल यूक्रेन जल रहा है, आप देख रहे हैं यूक्रेन जल रहा है, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की वो बंकर में छुपा बैठा है। इसके पीछे क्या कारण है ये पूरा समझने की हम कोशिश करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कि यूक्रेन की ज्योग्राफी उसे खास बनाती है। ये रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल, यदि यूरोपियन कंट्री की हम बात करें तो सबसे बड़ा देश रशिया है, उसके बाद में नंबर आता है यूक्रेन का। यूक्रेन पूरी दुनिया से व्यापार का रास्ता। रूस का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध में अधिक होने के कारण यहाँ का पानी ठंडा रहता है, वह बंदरगाह जमे रहते हैं। इसके लिए गर्म पानी के तट यूक्रेन के पास स्थित हैं। यही एक खास बात है। देखो, दुनिया भर के यूट्यूबर्स आप देख रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तात्कालिक रीजन अलग हो सकता है। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे बड़ा रीजन ये है आपका रशिया। और रशिया का लगभग 90% पार्ट्स है वो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण से ये जो क्षेत्र है वो हमेशा जमा हुआ रहता है। यहाँ के जो पतन है, बंदरगाह हैं, वो ठंड के कारण से जमे रहते हैं। इसका व्यापार इससे प्रभावित होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है, सबसे बड़ी बात ये है, आप देख रहे हो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी और ये ओजोव सी। ये जो है वो गर्म समुद्री तटीय क्षेत्र है और ये वर्ष भर खुले रहते हैं। तो यहाँ जो बंदरगाह हैं उनसे रशिया देखता है अपने व्यापार के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, यूक्रेन के तट ब्लैक सी से लगे हुए हैं। ये आप देखो यूक्रेन है और यूक्रेन के पास में ये जो है वो ब्लैक सी है जो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया से व्यापार का रास्ता खुलता है। अगर आप देखो विश्व के मानचित्र को तो ये जो यूक्रेन है ये उसके नीचे ये ब्लैक सी है, ये ओजोव सी है। और इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप ये देख रहे हो ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से लाल सागर से फिर हिंद महासागर। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, अफ्रीकी देश हैं और पूर्वी एशियाई देश हैं, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनता है। और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की स्थिति उसके सामने आए।
रूस के लिए ये खजाने से कम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत रसिया इस मार्ग पर कब्जा करना चाहता है। नेक्स्ट, यूएसएसआर के पतन के बाद उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये रसिया वाला पार्ट है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, वो रसिया के साथ में आ गए। 1991 के अंतर्गत जब रसिया के टुकड़े हो गए थे, 15 देश बने थे उसमें, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तो रसिया के साथ में आ गए, रूस की और आ गए, जबकि रोमानिया, लिथुआनिया आदि देश पश्चिमी और नाटो के साथ आ गए। यूक्रेन बीच में फंस गया। असमंजस की स्थिति आप इसको कह सकते हो कि जब यूएसएसआर का विभाजन हो गया, ठीक है, नाटो बन गया, तो जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है वो तो यूएसएसआर में चले गए, लेकिन रोमानिया, लिथुआनिया ये देश से नाटो में चले गए। अब बचता कौन है? यूक्रेन, जो कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये असमंजस की स्थिति में, यानी कि बीच की स्थिति में फंस गया। न तो वह घर का रहा न घाट का रहा, ये भी एक बड़ा कारण है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस का समर्थन किया, जबकि पश्चिमी ईयू के समर्थन में रही। ये है आपका ये डोनेट्स्क, लुहांस्क वाला ये जो पूरा क्षेत्र है, ये रसिया के, यहाँ पर लगभग 10% पॉपुलेशन है वो रशियन लोगों की है। तो ये जो आंदोलन करते रहते हैं और ये रसिया में शामिल होने की मांग भी करते हैं। लेकिन ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला, कीव से आप इधर आओगे तो ये वाला क्षेत्र है, ये पश्चिमी यूरोपियन देश है या नाटो है या ईयू है, उसके संपर्क में अधिक रहे हैं। नाटो देशों से रूस को खतरा, तात्कालिक कारण की यदि हम बात करें तो रूस को ये लगता है कि यदि यूक्रेन नाटो में चला गया तो ये जो नाटो की सेनाएं हैं वो लगभग यहाँ तक पहुँच जाएंगी। अब यहाँ तक पहुँच जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो आसानी से रसिया में वार कर सकती हैं। रसिया सामरिक दृष्टिकोण से इसको बहुत बड़ा खतरा मानता है। नाटो में शामिल होने की कयावत कर रहा था। यदि ऐसा होता तो यूक्रेन, रोमानिया और तुर्की का उपयोग करके रूस के व्यापार को काट सकते थे। बड़ी बात है, जब ये रोमानिया मिल जाएगा, पहले से जर्मनी मिला हुआ है, तुर्की मिला हुआ है, तो यूक्रेन भी इसके साथ में आ गया, तो रूस का जो व्यापारिक मार्ग है, जियोपॉलिटिक्स व्यापारिक मार्ग है, वो पूरा कट जाएगा। इस बड़ा खतरा लग रहा था इसको। पुतिन ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। युद्ध दुनिया के नक्शे पर फिर कोई बदलाव ला सकता है। यदि आप देखोगे, जब से युद्ध खत्म होगा, हो सकता है रसिया यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांट चुका हो, तो ये आपके विश्व के मानचित्र में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूक्रेन की ज्योग्राफी से खास बनाती है, क्योंकि यूक्रेन है वो रसिया के बाद में यूरोप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, रूस को भूमध्य सागर तक पहुंचने के लिए नाटो के सदस्य देश तुर्की द्वारा नियंत्रित बॉस्फोरस चैनल को पार करना पड़ता है, और तुर्की रूस की अनुमति लेता है, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए वह कभी भी इसे रोक सकता है। बिल्कुल ही सही है। भूमध्य सागर में पहुंचने के लिए उससे पहले उसको तुर्की से परमिशन लेनी पड़ती है, और आप जानते हो कि तुर्की है वो पहले से ही नाटो में शामिल है। तो रसिया को ये लगता है कि जो बॉस्फोरस चैनल है, अभी तो उसको पार करने दिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कभी संबंध खराब हो जाए तो तुर्की इसके लिए मना कर दे, उसके अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए। तो इसकी स्थिति में रसिया का चाहता है कि रसिया का टारगेट ये है कि यूक्रेन है वो पश्चिम में न जाए। तात्कालिक कारण के अंतर्गत यही है नाटो। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये डीपी क्षेत्र है, ये क्रीमिया है, ब्लैक सी से लगता हुआ है। यूक्रेन के पास क्रीमिया के क्षेत्र में गर्म पानी का बंदरगाह सेवस्टोपोल बहुत महत्वपूर्ण है। सेवस्टोपोल क्रीमिया के पास में ये सेवस्टोपोल क्षेत्र है, इसने रसिया ने यूक्रेन से लीज पर ले रखा है, लेकिन यूक्रेन नाटो या ईयू में चला जाता है तो रूस के हाथ से ये पतन भी निकल जाता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि जो सेवस्टोपोल है, जो कि गर्म पानी का बंदरगाह है, वो लीज पर ले रखा है। क्रीमिया पे 2014 में रसिया ने अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन रसिया को ये लग रहा है कि यदि ये ईयू में चला जाता है या नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो जो बंदरगाह क्षेत्र हैं, व्यापार क्षेत्र हैं, वो उससे पूरी रूप से कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक खतरनाक स्टेज में आ गई है। कोल्ड वार वाली स्टेज थी, उससे निकल गए, लेकिन उसके बाद में भी नाटो है वो पश्चिमी यूरोपियन देशों के साथ में मिलकर आगे बढ़ता जा रहा है। रसिया को ये लगता है कि उसे नाटो है वो चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की हैं, उनके मध्य में वार टू वार जो विचार हैं वो चल रहे हैं, और लगभग 4.5-5 करोड़ की आबादी वाला ये देश है वो आज विध्वंस के कगार पर खड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बज रहा था। आज के परिदृश्य में देखा जाए तो जब यूक्रेन जल रहा है और इसका राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की है वो बैंकर के अंतर्गत छुपा हुआ है। धन्यवाद।